हम्म तो हम पहले के पार्ट में साउंड ऑफ म्यूजिक का सारा कुछ पूरा कर चुके हैं, सारा कुछ कवर कर चुके हैं। यहाँ पर आज हम साउंड ऑफ म्यूजिक का जो लैंग्वेज और एक्सरसाइज का पार्ट है बिस्मिल्लाह खान वाला, उसको यहाँ पर अभी कवर करके खत्म कर देंगे। ये एक शॉर्ट वीडियो होने वाला है, थोड़ा सा हम इसमें पढ़ेंगे। तो शहनाई, पुंगी वॉज ए रीडेड नॉइज मेकर। कौन सी चीज, शहनाई या पुंगी क्या थी? नॉइज मेकर। पुंगी थी नॉइज मेकर। नॉइज मतलब मेकर मतलब ध्वनि, अननेसेसरी साउंड पैदा करने वाली। बिस्मिल्लाह खां, किसने जो है ट्रांसफॉर्म पुंगी इनटू ए शहनाई, अ बार्बर, है ना। शहनाई को पुंगी को शहनाई में किसने बदला? बार्बर ने बदला, एक नाई ने बदला। याद है वो कहानी हमने जो पढ़ी है, इस पे मैंने एक शॉर्ट भी अपलोड किया है। बिस्मिल्लाह खान पैटर्नल एंसेस्टर्स वेर क्या थे? बिस्मिल्लाह खां के जो पिता के घर के लोग थे, पूर्वज थे, वो क्या थे? वो प्रोफेशनल म्यूजिशियन थे, मतलब वो प्रोफेशनल तौर पर म्यूजिक यानी संगीत में से जुड़े हुए थे, मतलब उनका घराना ही संगीत का था। बिस्मिल्लाह खान लर्न टू प्ले शहनाई फ्रॉम, बिस्मिल्लाह खान ने किससे शहनाई शहनाई बजाना सीखा? अली बख्श से, ठीक है। बिस्मिल्लाह खान फर्स्ट ट्रिप टू अब्रॉड वाज, कहाँ पे थी? अफगानिस्तान, ठीक है। अब चलते हैं आगे। वाई डिड औरंगजेब बैन द पुंगी? 30 to 40 वर्ड्स में लिखना है आपको, मतलब 3 से 4 लाइन में लिखना है। औरंगजेब ने पुंगी बजाना बंद क्यों किया? अभी ऊपर भी आया था। बैन क्यों किया? क्योंकि औरंगजेब ने पुंगी बजाना बंद किया रॉयल पैलेस में, बिकॉज इट प्रोड्यूस अ श्रिल एंड अनप्लेजेंट साउंड, मतलब एक खराब सा चिल्लाता हुआ सा साउंड जो है पुंगी प्रोड्यूस करती थी, इसलिए औरंगजेब ने बैन कर दिया, ठीक है। हाउ डिड हाउ इज द शहनाई डिफरेंट फ्रॉम पुंगी? शहनाई पुंगी से कैसे डिफरेंट है? ये मैंने अपने इस पार्ट के शुरुआत में ही बता दिया था कि शहनाई पुंगी से कैसे डिफरेंट है। उस पार्ट का वीडियो आप जाके देखो, यू विल गेट द आंसर दैट व्हाई इज इट डिफरेंट, ठीक है। बट हियर टेक्निकली इट इज रिटन शहनाई इज मेड ऑफ यूजिंग नेचुरल हॉलो स्टेम पाइप, एक खाली पाइप से बनाई जाती है, बांस की पाइप, दैट इज लॉन्गर एंड ब्रॉडर, जो थोड़ी लंबी है और चौड़ी है, देन अ पुंगी, पुंगी पतली होती है और छोटी होती है। इट हैज 7 होल्स ऑन इट्स बॉडी, 7 इसके इस पे छेद होते हैं, क्योंकि 7 सुरों के लिए अलग अलग हवा उसमें से निकलनी होती है। विच प्रोड्यूस सॉफ्ट सॉफ्ट स्वीट एंड मेलोडियस साउंड, जो कि कैसा ध्वनि निकालता है? मधुर ध्वनि निकालता है। वेयर वॉज शहनाई प्लेड ट्रेडिशनली? शहनाई कहाँ पारंपरिक तौर पर कहाँ प्ले की जाती थी? आई होप यू रिमेंबर, मुझे आशा है कि आप यू मस्ट रिमेंबर इट, कि वो कहाँ मंदिरों में, और ट्रेडिशनली इट वॉज प्लेड इन रॉयल कोर्ट्स, टेम्पल्स एंड नॉर्थ इंडियन वेडिंग्स, मतलब रॉयल कोर्ट जो शाही कोर्ट थे वहाँ प्ले की जाती थी, मंदिरों में प्ले की जाती थी, और भारतीय शादियों में प्ले की जाती थी। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ब्रॉट इट आउट ऑफ दीज ट्रेडिशनल सेटिंग्स एंड सेट इट ऑन द स्टेज ऑफ क्लासिकल म्यूजिक, मतलब अब बिस्मिल्लाह खान ने इसको एक शुद्ध कला के तौर पर इसको प्रचार प्रसार किया, बढ़ाया, और क्लासिकल म्यूजिक की रेंज में इसको शामिल कराया, ठीक है। when and how did बिस्मिल्लाह खान get his big break? कब उनको बिस्मिल्लाह खान को मतलब शहनाई बजाने में भारी सफलता मिली, मतलब ब्रेक मिलना कहते हैं ना जैसे फिल्मों में ब्रेक मिलना, कब हुआ वो? If I hope you remember, Bismillah Khan got his break in 1938 with the opening of All India Radio in Lucknow. कहाँ खुला था? लखनऊ में। You can search more about it. कि when did this happen? How did this happen? He soon became popular and regularly heard शहनाई play on radio. तो जल्द ही वो प्रसिद्ध हो गए, क्योंकि उस समय फेसबुक और ट्विटर तो था नहीं कि आदमी रील देखे, उस समय रेडियो ही था, और वो भी सबके पास नहीं था। Where did बिस्मिल्लाह खां play the शहनाई on 15 अगस्त 47 and why was it इवेंट? ये हिस्टोरिक क्यों था? He played राग काफी शहनाई फ्रॉम रेड फोर्ट, लाल किले से उन्होंने शहनाई बजाई, और इसलिए हिस्टोरिक था कि भारत स्वतंत्र हुआ था और वहां पर पहला स्वतंत्रता संग्राम मनाया गया था। वाई डिड बिस्मिल्लाह खां रिफ्यूज टू स्टार्ट शहनाई स्कूल इन यूएसए? क्योंकि उनको बनारस बहुत ही पसंद था, ये इसमें लिखा है, आप इसको पढ़ सकते हैं। फाइंड एटलीस्ट 2 इंस्टेंसेस इन टेक्स्ट विच टेल यू दैट बिस्मिल्लाह खां लव्स इंडिया एंड बनारस। 2 इंस्टेंस क्या है? ये जो आंसर है उसी का ये रंग बदला हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और वो ये है कि ही रिफ्यूज टू ओपन यूएसए, क्योंकि उनको बनारस में मजा आता था, है ना, गंगा जी के किनारे वो बैठते थे। When asked why did he move to Pakistan during partition, didn't he move? क्यों वो नहीं गए? He said कि अरे बनारस कहाँ है पाकिस्तान में, ठीक है, इसीलिए नहीं गए। सही बात है। Here are relevant words from text using the feelings each item, ये है ना, ठीक है। टीचिंग चिल्ड्रंस म्यूजिक कैसा है? रिचेस्ट म्यूजिक, ये वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट है। फाइंड
द फिल्म वर्ल्ड आर्टिफिशियली एंड ग्लैमर, मतलब उनको कैसा लगता था, सबसे किस चीज़ के बारे में क्या लगता था, वो यहाँ पर दिया गया है। माइग्रेटिंग टू यूएस, ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा, हाँ वहाँ तक ले जाओ, गंगा जी उठा के यूएस में ले जाओ तब हो जाएंगे। प्लेइंग एट टेम्पल्स, फेवरेट हंट, गेटिंग बना भारत रत्न, कवेटेड अवार्ड, रेयर हैप्पीनेस, बैंक्स ऑफ गंगा, फेवरेट हॉन्ट्स इंस्पायर्ड हिम, लिविंग बनारस एंड डुमराव, मोस्ट वंडरफुल टाउन इन द वर्ल्ड, नेवर, कभी संभव नहीं है। अब यहाँ पर ये है, ये एक्सरसाइज से आप देख लेंगे कि टीचिंग म्यूजिक उनके लिए था पॉजिटिव, वर्ल्ड फिल्म वर्ल्ड कैसा था, नेगेटिव था, माइग्रेट टू यूएस नेगेटिव था, ठीक है, प्लेइंग एट टेम्पल्स पॉजिटिव था, गेटिंग भारत रत्न पॉजिटिव था, बैंक्स ऑफ गंगा पॉजिटिव था, लिविंग बनारस नेगेटिव था, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाया। फ्रॉम द टेक्स्ट ऑन बिस्मिल्लाह खां, फाइंड द वर्ड्स एंड फ्रेजेस दैट मैच दीज डेफिनेशंस एंड राइट देम डाउन, वो खोजिए जो इन डेफिनेशंस से मिलती हैं और उनको लिख दीजिए। द होम ऑफ रॉयल पीपल, रॉयल रेजिडेंस, वन दूसरे शब्दों में कहना इसको कहते हैं ना, हो ये है। द स्टेट ऑफ बीइंग अलोन, सॉलिट्यूड, पार्ट विथ विच इज एब्सोल्युटली नेसेसरी, इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट, जो कि बहुत ही जरूरी है। टू डू समथिंग नॉट डन बिफोर, कुछ ऐसा करना जो पहले नहीं किया गया है। इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट विदाउट मच एफर्ट, बिना प्रयास के, एफर्टलेसली। क्विक इन लार्ज क्वांटिटीज, थिक एंड फास्ट। तो ये वाला जो हिस्सा है इसको आपको याद रख लेना है और रट लेना है फटाफट, ठीक है, तभी जीवन में प्रकाश फैलेगा। टेक द राइट आंसर। When something has arrived, it's live again. When government bans something, ये रोक दिया गया है, लाइव अगेन, ठीक है। लाइव आना आप तो ये समझते हैं, आप लाइव आने क्या मतलब है। समथिंग इज कंसिडर्ड ऑस्पिशियस, वेलकम इट, जब किसी चीज को कल्याणकारी समझा जाता है तो उसका स्वागत किया जाता है। व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग, जब हम किसी चीज के बारे में बात करते हैं तो उसको रुचिकर प्राप्त करते हैं। व्हेन यू अप्रिशिएट समथिंग, यू फाइंड इट गुड एंड यूजफुल, जब आप किसी चीज की प्रशंसा करते हैं तो आप, इसका मतलब है कि आपको अच्छा लग रहा है। व्हेन यू रेप्लिकेट समथिंग, यू डू इट फॉर द सेकेंड टाइम, रेप्लिकेट करना यहाँ ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हेन व्हेन वी कम टू टर्म्स विद समथिंग, नो लॉन्गर अपसेटिंग, जब हम किसी चीज़ को स्वीकार कर लेते हैं तब हमारे लिए वो प्रॉब्लमेटिक नहीं रह जाता है, ठीक है। अब ये डिक्शनरी वर्क दिया हुआ है, लेकिन इस डिक्शनरी वर्क को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये बेसिकली एडजेक्टिव्स के बारे में है। ये किसके बारे में है, ये एडजेक्टिव्स के बारे में। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं विशेषण, वे शब्द जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं। दोज वर्ड्स विच क्वालिफाई नाउन, विशेषता बताने को इंग्लिश में कहते हैं क्वालिफाई, मतलब उसके बारे में बताना कि कैसा है। तो अब इंग्लिश में एडजेक्टिव कैन ओनली बी यूज्ड बिफोर ए नाउन, जो जो नाउन के पहले लग जाता है एडजेक्टिव, उसको कहते हैं एट्रीब्यूटिव ओनली एडजेक्टिव्स, मतलब वो सिर्फ एट्रीब्यूट बताता है। एडजेक्टिव्स कैन ओनली बी यूज्ड आफ्टर लिंकिंग वर्ब लाइक बी कॉल्ड प्रेडिकेट ओनली एडजेक्टिव्स, ठीक है। तो एडजेक्टिव के दो टाइप यहाँ पर आपको बता दिए गए। अब इसको हम देखेंगे कैसे, सिंपल, वो प्लेस के हिसाब से कैसे डिसाइड हो रहा है। यहाँ जो एडजेक्टिव का प्रकार है वो कैसे डिसाइड हो रहा है, वो प्लेस प्लेस इन द सेंटेंस, है ना, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। ये नहीं कि उसमें अपने आप में कोई गुण है या वो बुरा है, या उसमें बात यह है कि उसको कहाँ रखा जाएगा, इस हिसाब से वो उस टाइप का हो रहा है, ठीक है। लेकिन उसको अगर सही जगह पर नहीं रखा जाए, है ना, यूज्ड आफ्टर लिंकिंग वर्ब या एडजेक्टिव जो नाउन के पहले रहेंगे, उसको अगर आप नाउन के बाद रख देंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर दो कैटेगरी दे दी कि एडजेक्टिव ओनली बिफोर नाउन्स एंड नॉट बिफोर नाउन्स, बोथ बिफोर नाउन एंड आफ्टर वर्ब। कौन से हैं, इंडिस्पेंसिबल दोनों हो सकता है ना। इम्प्रेस्ड नॉट बिफोर नाउन, नाउन के पहले नहीं लगेगा, मतलब जैसे राम अगर नाउन है तो इसके पहले इम्प्रेस्ड राम नहीं लग सकता, ठीक है, राम वॉज इम्प्रेस्ड लगेगा, ठीक है। अफ्रेड, ये जो है नॉट बिफोर नाउन नहीं लग सकता, जैसे कैट वॉज अफ्रेड तो अफ्रेड कैट वॉज नहीं हो सकता, कैट वॉज अफ्रेड हो सकता है। आउटडोर, ये सिर्फ नाउन के पहले ही लगेगा, उसके बाद नहीं लगेगा। और इसी तरह पैटर्नल नाउन के पहले लगेगा, और ये भी ये नाउन के पहले लगेगा, और ये बाद। इन तीनों का आप एग्जाम्पल कमेंट में लिखेंगे कि कैसे ऐसा हो रहा है। अब एग्जाम्पल भी यहाँ पे दे दिया गया है। इंडिस्पेंसिबल, वाटर इज इट इंडिस्पेंसिबल, इम्प्रेस्ड बाय, अब ये देख लेंगे आप इसमें पीडीएफ में, ठीक है, इसमें कुछ पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है।
अब यहाँ पे आ गया क्लासिफिकेशन ऑफ एडजेक्टिव्स इनटू डिस्टिंक्ट कैटेगरीज व्हेन दे कैन ऑकर बिफोर नाउन, मतलब वो नाउन के पहले आ सकते हैं, वर्ब के पहले आ सकते हैं, अथवा दोनों पोजीशन में आ सकते हैं। इस मतलब सिंटैक्टिक पोजीशन के हिसाब से वही इसका मतलब है प्लेस ऑफ ऑकरेंस। सिंटैक्स क्या होता है? सिंटैक्स होता है वाक्य में कौन सी चीज कहाँ रखी जाएगी, ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये हो गया एक सिंटैक्टिक ऑर्डर। पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ये इंग्लिश का सिंटैक्स का स्ट्रक्चर है, हिंदी में ऐसा नहीं होता है। सब्जेक्ट जैसे इंग्लिश में राम ईट्स, राम सब्जेक्ट, ईट्स वर्ब, ऑब्जेक्ट मैंगो। हिंदी में क्या होता है? राम ईट्स, राम आम खाता है, हिंदी में होता है SOV, है ना। इस प्रकार से हम सिंटैक्स को समझ सकते हैं। अब एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स ओनली बिफोर नाउन, नाउन प्लेस ऑफ ऑकरेंस, जैसा कि मैंने बताया। डायरेक्टली मॉडिफाई द नाउन, जैसे पैटर्नल, ग्रैंडफादर, सीधा नाउन का हिस्सा बदल दे रहे हैं। इसके बारे में ये है कि दीज एडजेक्टिव्स कैन नॉट फंक्शन एज प्रेडिकेट एडजेक्टिव्स, मतलब वो बाद में नहीं आ सकते आफ्टर लिंकिंग वर्ब्स लाइक टू बी, सीम एंड बिकम। इसमें ध्यान रखना है कि इसके बाद ये एडजेक्टिव नहीं आएंगे। यू कैन नॉट से द ग्रैंडफादर वाज पैटर्नल, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण बात है। रैशनल, अभी ऐसा क्यों है? रिलेशनल, क्लासिफाइंग एडजेक्टिव्स, पैटर्नल, मैटरनल, केमिकल, ऑर्गेनिक, मेडिकल। नॉन ग्रेडेबल एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स, इनको इसमें कोई हिस्सा मतलब इसमें कोई ग्रेड नहीं है, इसमें सिर्फ जोर देने की बात है। अटर, शेयर, टोटल, कंप्लीट, है ना। क्वांटिफाइंग, लिमिटिंग एडजेक्टिव्स, काउंटलेस, सर्टेन। तो ये टाइप आप देख लेंगे और याद कर लेंगे, ठीक है। नहीं समझ में आया तो कमेंट में कमेंट करके बताएं कि नहीं समझ में आया, तो उसको दोबारा आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इन ए डिफरेंट वे, इन इजी वे, सिंपल वे, इन अनदर लेसन। प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स नॉट बिफोर नाउन, मतलब ये नाउन के पहले नहीं आएंगे। प्लेस ऑफ ऑकरेंस आफ्टर लिंकिंग ऑफ वर्ब सच एज टू बी, सीम, लुक, फील, बिकम, वेयर दे एक्ट एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सब्जेक्ट। मतलब द चाइल्ड इज अफ्रेड, ठीक है, ये जो सब्जेक्ट है उसको पूरा कर रहे हैं। बच्चा कैसा है? डर गया है। केले कैसे हैं? पीले हैं, ठीक है। बनाना इज येलो, तो वो क्या हो गया? एट्रीब्यूट, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हैं। कॉमन एग्जांपल, एडजेक्टिव स्टार्टिंग विथ प्रीफिक्स अफ्रेड, अलाइव, अवेक, अलोन, ये इसके सामान्य उदाहरण है। एडजेक्टिव्स डिस्क्राइबिंग हेल्थ, इल, वेल, प्लीज्ड, ग्लैड। ये जो लिस्ट मैंने दी है इसको रट लेने से काम बन जाएगा, ज़्यादा सोचना नहीं है। प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव से रट जाइए, दैट्स ऑल। तो उससे अपने आप ब्रेन में स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगी कि क्या, कौन सा एडजेक्टिव प्रेडिकेटिव है, कौन सा ये है पोस्ट पॉजिटिव है या प्रेडिकेटिव है। अब हम चलते हैं सेंट्रल, ठीक है। सेंट्रल एडजेक्टिव्स जो प्लेस ऑफ ऑकरेंस का है, दोनों जगह हो सकता है। एट्रीब्यूट भी हो सकता है और वर्ब के बाद भी हो सकता है, प्रेडिकेटिव भी हो सकता है। मोस्ट इंग्लिश एडजेक्टिव्स बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी। अब ज्यादातर जो होते हैं ये होते हैं, इसलिए ध्यान रखना है कि इसका इनका और इनका, इनको ध्यान से रखना है, ताकि ज्यादातर तो ये होते हैं, वो जो है कुछ एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। तो इससे क्या है कि उन्हीं पर फोकस करने से काम बन जाएगा, जो जिसका एक्सेप्शन कम है। तो ये तो बहुत सिंपल है। इट इज एन इंडिस्पेंसिबल टूल, टूल इज इंडिस्पेंसिबल। शी हैज प्राइसलेस हेयरलूम, हेयरलूम इज प्राइसलेस। तो ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव्स अकर आफ्टर नाउन्स, है ना, ये सीधे नाउन के बाद आते हैं। दिस इज एक्चुअली फोर्थ स्पेशल पोजीशन कैटेगरी, एडजेक्टिव्स दैट कैन कम इमीडिएटली आफ्टर द नाउन और प्रोनाउन दे मॉडिफाई, तुरंत बाद आएंगे, जैसे अटॉर्नी जनरल, प्रेसिडेंट इलेक्ट। ये थोड़ा अलग तरह की चीज है, यहाँ दे दी गई है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड एंड रीड इट, ठीक है। सो दिस इज हाउ एडजेक्टिव्स आर डिवाइडेड। So if you cram it, if you remember it, it will help you throughout the year, throughout your career, ठीक है। समरी टेबल में वही बात यहाँ पर बता दी गई एक छोटे समरी में। तो दिस ये पीडीएफ आप कमेंट करके मांगिए, यू विल गेट इट। अब यहाँ पर एल्विन ग्लेन और इसका ये राइटिंग में आंसर है, दे दिया गया है। अच्छा, यहाँ पर उसको आप डाउनलोड करके देख लेंगे, पीडीएफ में पढ़ लेंगे। और यहाँ पे है कि इसके बारे में एक कोटेशन आपके पाठ में दिया गया है। Whatever, whenever you see darkness, there is extraordinary opportunity for the light to burn brighter, है ना। तो इस बारे में इसको ये हर पाठ के में कहीं ना कहीं ये दिया हुआ है, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पर इसलिए लास्ट में मैं थोड़ा इसको ला रहा हूँ
क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है समझना। ये क्यों इंपॉर्टेंट है समझना कि हर पार्ट का जो आपकी जो स्ट्रक्चर है, उसमें अगर आप इस उसमें ये दिया गया है, और उस पार्ट का ये जो कोटेशन है, ये उस पार्ट के सेंट्रल आइडिया को बहुत ही खूबसूरत तरीके से व्यक्त करता है। हर पार्ट में यही बात है, ठीक है। तो इसको अगर समझ लिया जाए कि ये पार्ट क्या का ये कोटेशन क्या है, तो आपका पार्ट जो है आपको बहुत आसानी से याद रहेगा। तो ये मैं एक हैक बता रहा हूँ कि आपको अगर अपने पाठ का सेंट्रल आइडिया, एकदम सेंट्रल आइडिया अगर एकदम एक लाइन में याद करनी हो या समझनी हो, या उसकी भावना को अगर एक बार में समझना हो, तो इस जो ये कोटेशन दिया हुआ है, सॉरी, इसको अब देखिए। तो जो एल्विन की कहानी थी या जो बिस्मिल्लाह खां की कहानी है, उसका पूरा जो एसेंस है, जो पूरा भाव है, वो क्या है? जहां कहीं भी गहरा अंधेरा है, वेर एवर यू सी डार्कनेस, जहां कहीं भी गहरा अंधेरा है, वहां पर एक क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपॉर्चुनिटी है फॉर द लाइट टू बर्न ब्राइटर, कि आप जो है वहां और ज्यादा चमक सकते हैं, दे दीप्यमान हो सकते हैं। यू कैन बर्न ब्राइटर। कहने का मतलब इसका ये है कि इस वाक्य का कि जहां भी जीवन में जब भी बहुत कठिनाई आ जाए, बहुत दिक्कत हो जाए, तो हमें निराश नहीं होना चाहिए, है ना। हमें क्या करना चाहिए? हमें उसमें अवसर ढूंढना चाहिए और अपने जीवन को वहां से और उठाना चाहिए। यही इसका कहने का मतलब है। दोनों कहानियां जो पढ़ाई गई हैं, उनका भी मतलब यही है, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं। अच्छा, ब्रूनो बोनो कौन थे? बोनो एक इटालियन डबल आयरलैंड में पैदा हुए म्यूजिशियन थे, ठीक है। तो ये आप इसको पढ़ सकते हैं। कहानी मैंने थोड़ी सी यहाँ पर दी हुई है। हम्म, चूंकि लेसन को शॉर्ट रखना था, इसलिए मैं इसमें खत्म कर रहा हूँ, और इसके बाद हम अगले पार्ट और चैप्टर को शुरू करेंगे। इस पीडीएफ में और भी कुछ है, हरिप्रसाद चौरसिया के बारे में है, रविशंकर जी के बारे में, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा दिया हुआ है। यू कैन डाउनलोड दिस पीडीएफ। इफ यू आस्क फॉर दिस इन द कमेंट, आई विल अपलोड इट। सो दिस इज फॉर इट टुडे। थैंक यू।